हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं विवेक और आप देखना चालू कर चुके हैं गो टूल एकेडमी बिलासपुर। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स माह अक्टूबर। इससे पहले के जनवरी से सितंबर तक के करंट अफेयर्स आपको हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे या आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आप पूरे महीने करंट अफेयर्स देख सकते हैं। हमारा जो करंट अफेयर्स होता है वो मंथ वाइज में होता है और साथ साथ टॉपिक वाइज होता है। इससे थोड़े से पहले थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जो अभी पेपर 4, 6, 7 मेंस पेपर की क्लास जो होने वाली है आपका 1 मार्च से होगा। और इसमें आपका पेपर वाइज प्लस पेपर में सब्जेक्ट वाइज प्लस पेपर वाइज दोनों वाइज होगा। मतलब आप पेपर पर पेपर ले सकते हैं 4, 6, 7 अलग अलग क्लास, या फिर पेपर में पार्ट वाइज। ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट 1, 2, 3 अलग अलग क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन सेंटर में हमको आपको कहाँ आना पड़ेगा। गोटूल एकेडमी का जो ऑफलाइन सेंटर है वो कैनरा बैंक के बगल वाली गली स्वाध्याय लाइब्रेरी के पास है। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन अगर चाहिए तो आप गोटूल कोचिंग क्लासेस के नाम से ऐप है, ये आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका करंट अफेयर्स क्लास। इसके अलावा इससे पहले हमारा सीजी पुलिस जो अभी आया हुआ है उसका बैच चल रहा है ऑनलाइन, इसको भी आप एप्लीकेशन देख सकते हैं। साथ ही न्यू ईयर ऑफर अभी चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर में आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, शिक्षक भर्ती की जितनी भी क्लासेस चल रही हैं ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गया है एप्लीकेशन में। सारे कोर्सेस आपको मिल जाएगा अप टू 50% डिस्काउंट के साथ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और इससे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, ठीक है। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है पता है? हाँ? सुषमा से पूछ रहा हूँ, मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति जो होता है सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का जो पर्व है उसे मकर संक्रांति बोला जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है उसका नाम, एक ही पर्व है। जैसे पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ मकर खिचड़ी बोलते हैं, कहीं पे क्या बोलते हैं आपका पोंगल बोलते हैं केरल में। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। ठीक है, तो मकर संक्रांति मेनली अगर देखें तो सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि की ओर विश्रांति होते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। इसमें दिन क्या होते हैं, बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है, कौन सा महीना हम लोग पढ़ रहे हैं, अक्टूबर। ठीक है, नवंबर दिसंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अपना पहला क्वेश्चन है हमारे केंद्र और राज्यों के फैसलों से, जैसा कि हर बार हमारा टॉपिक वाइज होता है। और हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया है? जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया है। और ये इनकी याद रखिएगा कि पदभार ग्रहण संभाला है इससे पहले कौन हमारे थे भारत के राष्ट्रपति? बी आर गवई। तो इन्होंने ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका स्थान लिया, बी आर गवई का। 52वें न्यायाधीश थे, क्रम याद रखिएगा, क्रम पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत बी आर गवई के स्थान लेंगे जो 23 नवंबर को पदमुक्त हो रहे हैं। ठीक है, ले चुके हैं ऑलरेडी, इनका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल में किन 2 अलग अलग लड़ाकू विमान में उड़ान भरी जिससे वह ऐसा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है या राष्ट्रपति बन चुकी है? तो याद रखिएगा ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछते था व्यापम में। तो जब वो लड़ी थी, क्या सॉरी उड़ी थी, सुखोई विमान से हमारी प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, इससे पहले उड़ चुकी हैं। तो ये 2 अलग अलग विमान में उड़ान भरी है और उन विमान का नाम है राफेल और सुखोई 30 MK1। ठीक है, सुखोई में प्रतिभा देवी पाटिल भी उड़ चुकी हैं, लेकिन ये 2 विमान में उड़ने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला या बोलो या राष्ट्रपति बोलो, दोनों। ठीक है, तो राफेल जो है फ्रांस से हम लोग लिए हैं। ठीक है, और सुखोई इंडिया का जो है ना, दोनों में उड़ी है। कौन? हमारे द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के लिए मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण किसे दिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये दिया गया है आपके उर्सुला वान डेर लेओन और एंटेनियो कोस्टा। जो उर्सुला वान डेर उर्सुला वान डेर लेओन जो है आपके यूरोपियन यूनियन के नेतृत्व करने वाले हैं और एंटेनियो कोस्टा यूरोपियन यूनियन के लोग सदस्य हैं। ठीक है, तो पहली बार ऐसे हो रहा है कि जब यूरोपियन यूनियन को आमंत्रित किया गया है। हर साल हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी को आमंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इनका नेतृत्व यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष का नाम है उर्सुला वान डेर लेओन। आपको याद रखना पड़ेगा आप। ठीक है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन अध्यक्ष है, सॉरी कौन हमारे मुख्य अतिथि है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वान डेर लेओन।
और यूरोपीय परिषद, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो हाँ, परिषद के हैं कोस्टा, और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। ये महिला है और ये पुरुष है। ठीक है, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा किसके हैं? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष, जबकि यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। याद रहेगा, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 2026 के मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया? तो ये किया गया छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। ऐसे प्रश्न बहुत कम बनते हैं, फिर भी आप देख ले रहे हो, क्योंकि अभी संभाजी बहुत हाईलाइटेड में थे, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसका नाम चेंज हुआ है? औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं हर्ष संघवी। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। ठीक है, ठीक। भजन, गुजरात में क्या करेंगे हम लोग? भजन। चलिए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय वंदे मातरम को कितने वर्ष पूरे हुए, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह मनाने का फैसला किया गया? तो बहुत इजी है, अगर किसी को नहीं पता हो, अभी कितना साल मना रहे हैं हम लोग? 150 वर्ष मना रहे हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि वंदे मातरम कब लिखा गया था? तो क्या करना है, 2025 में क्या करना, 150 माइनस कर देना। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1875 आएगा ना, इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से। ठीक है, तो वहां पे मॉक इंटरव्यू में, तो इसमें आप रखिएगा 150 माइनस कर लीजिएगा, इजी है। ठीक है, तो वंदे मातरम की रचना किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। 1875 में संस्कृत में इन्होंने क्या की थी? रचना की थी, और यह उनके उपन्यास के आधारित है, आनंद मठ पर आधारित है। जैसे ऐसे करंट होते हैं, इसको क्या कर जोड़ना है हमको? स्टैटिक जीके से। अभी आपका किससे जुड़ गया? हिस्ट्री से जुड़ गया। तो आप इस सेक्शन की हिस्ट्री को वहां पे क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है। चूंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो आपका यहाँ पे हिस्ट्री भी क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। रचना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। 1875 में हम लोग क्या किए हैं? संस्कृत में इन्होंने लिखा है। ठीक है, आनंद मठ इनका उपन्यास था जिन पर आधारित है। ठीक है, आनंद मठ कब लिखा गया था? 1882 में। और वंदे मातरम रचना कब की थी? 1875 में। राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रगीत घोषित किया था। तो 24 जनवरी को क्या किए थे हम लोग? 24 जनवरी को पहले तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम किए थे, और राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत दोनों को क्या किए थे हम लोग? शामिल किए थे। ठीक है, कौन किए थे उस समय? राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अंतिम संविधान सभा इस समय हुई थी। ठीक है, हाँ। राष्ट्रगान जो है जनगण मन के बराबर दर्जा प्राप्त मिला था, और इसे राष्ट्रगीत का दर्जा मिला था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या फर्क होता है? राष्ट्रगीत जो बना था, ये वंदे मातरम, ये हमारे देश के उन वीरों सब शहीद जो हुए थे, उनके याद में, उनके यादों को संजोए रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, जबकि राष्ट्रगीत जो पूरे देश को जोड़ने के लिए, जिसमें आपका पंजाब, सिंध, गुजरात में पढ़ते हो, तो देश के सम्मान में जो देश के लिए एंथम बनाया गया, उसे क्या बोला गया? राष्ट्रगान। ठीक है, और राष्ट्रगीत जो था, ये इसको देश के उन हमारे देश के इतिहास को याद करने के लिए, देश के वीर गाथा को याद करने के लिए, देश की संस्कृति को याद करने के लिए जो बनाया गया, उसको बोलते हैं राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान हर जगह गाना कंपलसरी होता है, राष्ट्रगीत कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की मूल भाषा क्या थी? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, संस्कृत थी। ठीक है, वो बंगला थे, बंगला भाषा के थे। बंगला नहीं लगाना है, संस्कृत भाषा के थे, मतलब संस्कृत भाषा में लिखा है इन्होंने। संस्कृत भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की मूल भाषा थी, लेकिन इसे बंगला लिपि में लिखा गया था, याद रखना। अगर पूछेगा कौन सी लिपि है, तो लिपि है बंगाली, लेकिन लिखा किसमें गया था? संस्कृत में। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे। लिपि बंगाली है, पर लिखा गया था संस्कृत में। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव कितने फेज में करने की घोषणा की? तो पहली बार जो 2 फेज में चुनाव हुआ है बिहार में। ठीक है, पहला फेज था 6 नवंबर, जिसमें 121 सीट थे। दूसरा फेज में 11 नवंबर, 122 सीट। अच्छी है ना, 121 122। तो सीट पूछ सकता है कितना है? 243। ठीक है, 143 डबल क्या बोलेंगे हम लोग? 243। ठीक है, तो 122 123, सॉरी 121 122। बिहार में क्या करना है? 243 नाउ, है ना। 6 नवंबर 11 नवंबर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने सीटें हैं, सीट पूछ सकता है आजकल, है ना। हाँ, 14 नवंबर को रिजल्ट आया था, बाल दिवस के दिन। किस राज्य सरकार ने बालोद जिले को भारत का पहला विवाह मुक्त जिला घोषित किया? तो ये आप भली भांति जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का जिला है, क्या नाम है?
नाम से स्पष्ट राज्य सरकार पूछ रहा है तो छत्तीसगढ़। ठीक है, आप भली बात ये जानते हैं। बालोद जिला, अभी बालोद जिले में क्या चल रहा है? राष्ट्रीय जम्बूरी, जम्बूरी कार्यक्रम चल रहा है स्काउट गाइड का। ठीक है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये लक्ष्य रखा है 2028-29 तक बाल विवाह मुक्त घोषित करना। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है, जबकि आपका इंडिया में पहला ऐसा जिला है जो कि बाल विवाह मुक्त घोषित हो चुका है। बाल विवाह जो है रखना 2028-29 लक्ष्य है ना देश से, छत्तीसगढ़ भी इसको अपना लिया है। छत्तीसगढ़ भी इसको अपना लिया है, तो 28-29 में हमको क्या करना है? पूरा बाल विवाह मुक्त करना है। ठीक है, और बाल विवाह किसको बोलते हैं? 14 वर्ष से कम आयु के जो शादी होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाल विवाह। ऐसे अभी हमारा जो लक्ष्य है 18 से कम, 18 तक शादी करना होता है, पर बाल विवाह 14 वर्ष से कम के आयु जहां भी शादी होती है उसको बाल विवाह भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कैटेगरी में आता है 14 से 18 के बीच में। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? फिर से वही क्वेश्चन है, बालोद। ठीक है, बालोद। ठीक है, अब इस बारे में डिटेल दिया है। 30 सितंबर 2025 को दावा किया गया कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला हमारा बन गया, जिसे आधिकारिक तौर पर क्या मिल चुकी है? मान्यता मिल चुकी है। यहाँ की 436 ग्राम पंचायत है, याद रखना 436 कितने हैं? ग्राम पंचायत है, और 9 शहरी निकाय में टोटल सरकार द्वारा औपचारिक प्रमाण पत्र दिया गया है। बालोद जिले के 9 नगरीय निकाय और 436 ग्राम पंचायतों में प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे यह उपलब्धि मिली है। 27 अगस्त 2024 को शुरू किया गया था बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। ठीक है, तो ये अभियान का नाम याद रखना, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? 27 अगस्त 2024 को। ठीक है, अभियान को डेट पूछ सकते हैं। 27 अगस्त 2024 को बाल विवाह मुक्त अभियान शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य है 28-29। ठीक है, 28-29 तक क्या करना है हमको? बाल विवाह मुक्त करना है पूरे राज्य को। भारत में प्रतिवर्ष कितने बाल विवाह होते हैं? इसका डाटा है, एक यूनिसेफ एक संस्था है, वो अनुमान लगाई कि पूरे भारत में 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लड़कियों की शादी हर साल होती है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह भारत में ही होते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और जो कि पूरी दुनिया में होने वाले कुल विवाह का लगभग 1/3 हिस्सा है। मतलब पूरे भारत जितने पूरे विश्व में जितने बाल विवाह होते हैं उसका 1/3 हिस्सा केवल इंडिया में होता है। ठीक है, आज भी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल, ऐसे ऊपर के जो राज्य हैं वहां पे बाल विवाह होता है। यूपीएससी के शताब्दी वर्ष याद रखना, इस साल जिसका शताब्दी वर्ष है उसको देख लेना। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यूपीएससी का आज 100 साल पूरा हो गया, शताब्दी साल यानी कि 100 साल हो चुका है। तो यूपीएससी के शताब्दी वर्ष पर चेयरमैन ने नया प्रतीक लोगो जारी किया है। इसमें किस पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई है? तो बनाई गई है बरगद के पेड़ों की। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसका जिसका 100 साल 150 साल हो चुका है उसको उसको क्या करना है? आपको थोड़ा हाईलाइटेड है, उससे रिलेटेड जीके पढ़ लेना। ठीक है, यूपीएससी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय सिंह। ठीक है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष के नाम याद रखना, यूपीएससी बारे में पढ़ लेना 315-323 तक। ठीक है, बरगद याद रखना, प्रतीक चिन्ह में किसका मिल गया है? बरगद का। बरगद जो है चेयरमैन है अजय कुमार, नया लोगो जारी किया है। ठीक है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन की सिफारिश पर, याद रखना। अब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, यूपीएससी की स्थापना पूछ सकता है आपसे, किससे सिफारिश पर की गई थी? ली कमीशन सिफारिश पर की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1999 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये यूपीएससी की स्थापना की थी। उस समय इसका नाम क्या था? संघ लोक सेवा आयोग ना लेकर के फेडरेशन था। बाद में जब भारत आजाद हुआ तब इसका नाम चेंज कर दिया यूनियन, संघ लोक सेवा आयोग। पहले एफपीएससी था, ये एफपीएससी, फिर इसका नाम क्या चेंज हुआ? यूपीएससी। 1935 का अधिनियम जब आया तब इसका नाम क्या चेंज कर दिया हम लोग? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, चलो कोई काम का नहीं है, याद रखना 1 अक्टूबर 26 को स्थापना हुई है, 26 को 1919 का अधिनियम के तहत। ठीक है, ली कमीशन के सिफारिश पर। ठीक है, और 1919 का अधिनियम से ही भारत में आईएएस का एग्जाम होने लगा था इलाहाबाद में। ठीक है, और 35 का नाम क्या हो जाएगा? यूपीएससी। भारत आजाद के बाद पहले एफपीएससी था, फिर क्या हो जाएगा? यूपीएससी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरस बीमारी से। मां से बच्चों में 3 गंभीर रोग होते हैं जिसका नाम है एचआईवी, एचबीवी और सिफिलिस का संक्रमण रोकने वाला संक्रमण रोकने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये हुआ है मालदीव। ठीक है, तो जो मां से बच्चों में 3 रोग होते हैं एचआईवी, एचबीवी और सिफिलिस का रोकने वाला पहला देश बन गया है मालदीव। ठीक है, मां से मालदीव याद रखोगे, मां से मालदीव, मालदीव। ठीक है, केंद्र सरकार ने देश को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है पुनः। अटॉर्नी जनरल का नाम क्या है?
ना आर वेंकट रमणी, ठीक है, पहले से भी थे, इनको दोबारा नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति से क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। आर वेंकट रमणी देश के 16वें अटॉर्नी जनरल है, क्रम पूछ देगा एग्जाम में, कौन से क्रम के हैं, 16वें अटॉर्नी जनरल है। इनका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा कानूनी क्या होता है, सलाहकार अधिकारी होता है। ये किसी भी कोर्ट में जाने के लिए सक्षम होता है, किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, हाँ, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है और कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार का देता है, सलाह देता है। कुल मिलाकर भारत सरकार का वकील है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है। अटॉर्नी जनरल संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसका सदस्य नहीं होता। याद रखना, दो लोग, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस अटॉर्नी जनरल, दो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी क्या कर सकते हैं, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते, ठीक है। ये भी यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अटॉर्नी जनरल दोनों संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं, बोलते भी हैं, संसद में वोट करने का अधिकार नहीं है। उन्हें वे सारे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक संसद के पास होते हैं। कुल मिलाकर कैबिनेट के समान इनको दर्जा होता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करती है, एक संवैधानिक पद है, क्योंकि यहां भी संवैधानिक पद किसे बोलेंगे, इसको आर्टिकल में उल्लेख है, वो क्या है, सारे संवैधानिक पद हैं, लेकिन इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब तक सरकार रहे या राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद है, जब चाहे हटा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति, निर्धारित समय सीमा नहीं है, कभी भी इच्छा तक रहता है, राष्ट्रपति जब इच्छा चाहे तब हटा देगा, या पीएम जब तक बोले हटा देगा, ठीक है, या सरकार जब तक पलट जाए। ऐसा होता है कि एक परंपरा है कि सरकार जब चेंज होता है तो अपने आप त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है, ऐसी परंपरा है। नियुक्ति के लिए जरूरी है कि भारत का उसको नागरिक होना चाहिए, किसी भी भारतीय राज्य हाई कोर्ट में या जज के रूप में या एडवोकेट के रूप में 10 साल तक पूरा किया होना चाहिए। तो याद रखना, नियुक्ति के लिए जरूरी है उनको क्या होना चाहिए, 10 साल तक कम से कम जज या एडवोकेट होना चाहिए किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में, ठीक है, एडवोकेट या जज, कितने साल तक, 10 साल तक। जबकि राज्य में कौन बनते हैं, अधिवक्ता, ठीक है, अधिवक्ता के लिए क्या है, 5 साल तक क्या होना चाहिए, 5 साल जज, ठीक है, लोअर कोर्ट में, या फिर 10 साल तक क्या होना चाहिए, वकील। ये महाधिवक्ता के लिए, ना कि महादेवाली, महाधिवक्ता के लिए बोल रहा हूँ, महाधिवक्ता, हाँ 165 में है, ठीक है। तो राज्य में होते हैं, ठीक है, 5 साल तक जज, 10 साल तक वकील, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रपति के नगर में एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए, ठीक है, न्याय का जानकार होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है, तो बोलेगा उसकी योग्यता क्या है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भारतीय राज्य के रूप में कम से कम 10 साल तक वकील या 10 साल तक जज होना चाहिए, और उसकी राय में एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ के महान्यायवादी कौन है, वे महाधिवक्ता विवेक शर्मा, ठीक है। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, सीआईएसएफ, देखो सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी थी मीना गुप्ता, उसको सीजीपीएससी पूछा गया था। तो कहीं भी अगर पहली महिला अगर कोई चीज बनती है तो उसको पूछा जाता है। रेलवे के कौन बनी अभी, भूल गए, चलो ठीक है, याद कर बताना। और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं आपके राकेश कुमार, ठीक है, सीआईएसएफ के, ठीक है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं आपके, अरे हाँ, ठीक है, नहीं है, देवजीत सौकिया, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं देवजीत सैकिया, ठीक है, बीसीसीआई के ना, वाईसीसी को बोल रहे हो क्या, मिथुन मनहास को, बीसीसीआई भारत का है, ठीक है, बीसीसीआई इंडिया का है, और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं देवजीत सैकिया, ठीक है। हाँ, केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर, अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, हाँ? नहीं आरबीआई के, ठीक है। तो नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है, शिरीष चंद्र मुर्मू को, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, आरबीआई कब बना है, 1935 में, 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई है, 1 अप्रैल को, ठीक है। आरबीआई में कुल 4, इसकी संरचना पूछ देगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, अभी यहाँ पे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, ऐसा संविधान समझ लो, जो बोलो, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो भिन्न विभागों के मौद्रिक नीति, वित्तीय बाजार विनियमन, बैंकिंग पर्यवेक्षण और विनियमन का प्रभाव संभालते हैं। वर्तमान में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है, याद रहेगा। तो ये इसका अध्यक्ष नाम याद करना, गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है।
और कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होता है, जो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, मौद्रिक नीति से, वित्तीय से, ठीक है, और बाजार से और बैंक से, ठीक है। वर्तमान में कौन कौन डिप्टी गवर्नर है? तो एम राजेश्वर राव, ठीक है। अब इसके जगह पे मुर्मू आ जाएंगे, इनके जगह पर, इसके ये हट जाएगा, ये शिरीष चंद्र मुर्मू। फिर टी रविशंकर, स्वामीनाथन जे और पूनम गुप्ता। आपको याद करने की जरूरत नहीं, 4 होते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, नाम पूछेगा, ये पूछ देगा नया कोई बनाया तो। शिरीष चंद्र मुर्मू। और कौन है अध्यक्ष? गवर्नर संजय मल्होत्रा, ठीक है। इसके अलावा टी रविशंकर है, स्वामीनाथन है, पूनम गुप्ता है। एक चीज आप लोग एनालिसिस किए हो, कभी भी फाइनेंशियल कोई चीज अगर होता है, वहां पे अक्सर साउथ के लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, स्वामीनाथन जी है, टी रविशंकर ये भी साउथ के हैं, एम राजेश्वर राव, ये सारे साउथ वाले हैं, ठीक है। राव लोग को लिखते हैं आंध्र प्रदेश वाले, तेलंगाना वाले। डिफेंस या महाराष्ट्र वाले लिखते हैं। डिफेंस अगला क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री बहस। द्विपक्षीय में क्या होगा? 2 लोग होंगे, उसका नाम है समुद्र शक्ति। तो समुद्र शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो हुआ है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम के पास क्या है? समुद्र है, ठीक है। और विशाखापट्टनम में किया हुआ है, कहाँ हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। अब ऐसा ना पूछ, क्या पूछेगा आपसे? भारत और इंडोनेशिया के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है? समुद्र शक्ति, ठीक है, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया दोनों क्या है? समुद्र के पास ही स्थित है, तो समुद्र शक्ति याद रहेगा। स्वदेशी काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली यूएस ग्रिड का नाम बताइए जिसे खरीद भारतीय सेवा ने शुरू की। तो स्वदेशी हमारा बना हुआ है, मानव रहित है, ठीक है, इसमें मानव नहीं होगा। इसका नाम क्या है? सक्षम है ना, ठीक है, सक्षम है, ठीक। इसका नाम क्या है? सक्षम है। तो सक्षम क्या है? सक्षम का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। सक्षम का फुल फॉर्म है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल एसेट्स मैनेजमेंट, ठीक है। इतना याद नहीं रखना है, आप याद रखना कि स्वदेशी हमारा जो है उसका नाम क्या है? सक्षम। सक्षम का क्या करता है? यह एक ऐसा सिस्टम है जो कई तरह के ड्रोन रोधी हथियारों को, सेंसरों को आपस में जोड़ता है। ड्रोन रोधी हथियार तो उसको आपस में जोड़ता है, जोड़ने को क्या बोलते हैं हम लोग? डॉकिंग। या रडार कैमरे और दूसरे उपकरणों से मिले डाटा को एक साथ मिला करके तुरंत खतरे की जानकारी जवाब देता है। यह सिस्टम ऑफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से खतरे का विश्लेषण करता है और फैसले लेने की प्रक्रिया को तीव्र करता है। यह अपने आप पूरा करता है ऐसा काम जिससे दुश्मन के हवाई हमलों को ज्यादा सटीकता से रोका जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये मानव रहित है, इससे ह्यूमन को नुकसान ना हो करके ऐसे एआई के थ्रू डिजाइन किया गया। एआई क्या करता है? खुद डिटेक्ट कर लेता है कोई हमला हुआ तो, ठीक है। इसका नाम क्या है? सक्षम, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि मानव रहित हवाई प्रणाली है, हवाई प्रणाली है ना, ड्रोन रोधी मिसाइल है ये, ठीक। नाम है सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, जिसे आईएनएस सह्याद्री ने भाग लिया। अभी आईएनएस सह्याद्री नया नया शामिल हुआ है हमारा, है ना। तो याद रखना, जेएमएक्स, जे ए से जापान, आई से इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया नाम से स्पष्ट है ना, जेएमएक्स। जे से जापान, आई से इंडिया, ठीक है। इन दो देशों के बीच होगा समुद्र अभ्यास, कौन सा? जेएमएक्स, जापान और इंडिया के बीच, ठीक है। और ये हुआ कहाँ है आपका? योकोसुका, जापान में, ठीक है। आईएनएस सह्याद्री ने भाग लिया, भारत का जहाज है नया शामिल हुआ आईएनएस सह्याद्री, ठीक है। ये कहाँ से हुआ है अब युद्ध अभ्यास? योकोसुका, जापान में, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से अभ्यास होते हैं भारत जापान के बीच? होता है धर्म गार्जियन, ठीक है। भारत का गार्जियन कौन है? जापान। तो धर्म गार्जियन होता है थल सेना के बीच में, ठीक है। जेमेक्स होता है नेवी के बीच में, ठीक है। जापान इंडिया मल्टी लेवल एक्सरसाइज, जीमेक्स है जी, जेमेक्स, GIMEX, ठीक है। जस जापान, आई से इंडिया, जीमेक्स, धर्म गार्जियन और मालाबार। मालाबार 4 देश के बीच होता है, याद रखना, बाजा। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मालाबार में क्या बजाएंगे? बाजा बजाएंगे, 4 देश मिलके, ठीक है। मालाबार किसको बोलते हैं? ये देखो, ये है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, जो पूर्वी तट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मालाबार तट। तो भारत के पूर्वी तट को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्वी तट को बोलते हैं कोरोमंडल, जबकि पश्चिमी क्या बोलते हैं? ठीक है, पश्चिमी में क्या बोलते हैं हम लोग? मालाबार तट। और पश्चिम में क्या बजाएंगे हम लोग? बाजा, ठीक है। यही बाजा कौन है? क्वाड देश है, क्वाड देश है ना, क्वाड ग्रुप बना हुआ है ऐसा, 4 कोना में 4 देश हैं, ठीक है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नहीं यहाँ पे है भारत, यहाँ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, जापान, है ना, ऐसा क्वाड बनता है।
तो याद रखना, मालाबार अभ्यास नेवी यानी कि समुद्र में होता है, ठीक है। और नेवी के बीच में क्या होता है, जिमेक्स, भारत जापान के बीच। और धर्म गार्जियन और जिमेक्स दोनों इंडिया और जापान के बीच होगा, जबकि मालाबार 4 देश के बीच में होगा, ठीक है। और कहाँ पे होगा, मालाबार में, ठीक है। कौन देश शामिल होंगे, बाजा, भारत, बी से भारत, ए से अमेरिका, जैसे जापान, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा। बाजा कहाँ बजाओगे, मालाबार। मालाबार है कहाँ, यानी केरल तट, ठीक है। केरल और कोंकण तट को मिला के बोलते हैं मालाबार। $5 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण कर हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन चुकी है, ये बन चुकी है एनीवीडिया, ठीक है। अमेरिका चिप निर्माता कंपनी एनीवीडिया, अभी हमारा इंडिया का है $5 ट्रिलियन पहुंचने का, अमेरिका की कंपनी बन चुकी, सोचो हम देश नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। अमेरिका चिप कंपनी विनिर्माता एनवीडिया $5 लाख का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और ये फाइनेंस संबंधित है, यानी कि इकोनॉमी संबंधित है। इंडिया का अभी कितना डॉलर चल रहा है, 4.28 ट्रिलियन डॉलर। हम लोग अभी क्या है, चौथे नंबर पे हैं। 2027-28 में हम लोग पहुंच जाएंगे 5वें नंबर पे, सॉरी 3रे नंबर पर। और अकेला अमेरिका की एक कंपनी पहुंच चुकी है $5 ट्रिलियन पे, ठीक है। नाम क्या है, एनीवीडिया, एनवीडिया, ठीक है, एनवीडिया नाम याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की, अक्टूबर में रेपो रेट बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितनी है, तो शुरू चल रहा है 5.5, हम लोग पिछले महीने में पढ़े थे, ठीक है। लास्ट दिसंबर में जो पढ़ेंगे ये वही फाइनल रहेगा, ठीक है। तो अभी 5.5 चल रहा है रेपो रेट। तो वैसे आप सारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जब बैंक पढ़ो रहे होगे तो वहां पे क्या करना, पूरा करंट डेटा लिख लेना, ठीक है, अभी का जो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल से, और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए, ठीक है। और ऐसे खिलाड़ी हैं आपके रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने पुराने कप्तान सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब सबसे ज्यादा रन बनाने कौन बन चुके हैं, रोहित शर्मा। ओडीआई में इनका रन है 267, एक वनडे पारी में 48 का औसत से खेले हैं और 11,000 रन बना चुके हैं, 11,249 रन, ठीक है। जब आप मेंस लिखोगे तब रोहित शर्मा के बारे में उदाहरण आएगा तो इसको लिख देना, ठीक है। बाकी अभी हम याद रखना है कि सबसे ज्यादा रन बनाने कौन है, रोहित शर्मा, ठीक है। तो उन्होंने 32 शतक और 79 अर्धशतक शामिल है, मतलब कि 32 इंटू 100 और 79 इंटू 50, अर्धशतक 50 का होता है। उनका स्कोर सबसे अच्छा स्कोर है 269, मतलब एक बार में 264 रन मारे, ठीक है। ओडीआई में सबसे ज्यादा रन मारने वाले कौन है अभी तक, सबसे ज्यादा रन मारने वाले हैं सचिन तेंदुलकर 18,000 रन, फिर विराट कोहली 14,000 रन, और तीसरे नंबर पर है रोहित शर्मा जिसने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड को तोड़ा है, देखो 221 से 249, ठीक है। तो याद रखिएगा, रखना है ना, क्या नाम रखना है, वनडे क्रिकेट में ना, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन मारने वाले कौन है, रोहित शर्मा। चलो आगे, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल माधे पर, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, नीरज चोपड़ा को, ठीक है। नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि सौंपा गया है। नेक्स्ट है, चौथे दक्षिण एशियाई सैफ यानी कि दक्षिण एशियाई गेम फुटबॉल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स, सॉरी, दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है, चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, और जीते हैं 58। अच्छा बताया था मैं, साफ जो होता है सार्क देश के बीच में होता है। सार्क देश कितने हैं, भारत के आसपास जितने कंट्री हैं 7, एक नेपाल 8, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में होता है सैफ कप। और हमेशा बताया था कि जब सैफ कप होगा हमेशा कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा, मैक्सिमम इंडिया जीतता है। इस बार कितना जीते हैं हम लोग, 58 मेडल जीते हैं, 58 मेडल, ठीक है। और ये हुआ था आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में, ठीक है, सैफ कप एथलेटिक्स वाला 24 से 26 अक्टूबर 2025 को हुआ था, बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पहली महिला बनी है ना इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की, याद रखना, शांता रंगा स्वामी, ठीक है। भारतीय महिला टीम की पहले कप्तान रह चुकी थी, तो शांता रंगा स्वामी कौन बनी है, भारतीय पहली महिला क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सीआरपीएफ की पूछ दिया था। भारत में बहरीन में आयोजित एशियाई युवा गेम्स में पुरुष कबड्डी में कौन सा मेडल जीता, तो जीता हम लोग गोल्ड। देखो मैं एक ट्रिक बताया हूँ, हर चीज को रट नहीं सकते। भारत का जब पूछेगा
और विश्व में अगर कोई जीता है गोल्ड तो मैक्सिमम चांस किसका होता है, गोल्ड को पूछा जाता है। एग्जामिनर क्या बनाता है क्वेश्चन कि भारत गोल्ड जीता उसको क्वेश्चन आता है, सिल्वर ब्रॉन्ज बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। 90% चांस है गोल्ड, ये नहीं बोल रहा कि गोल्ड ही मार के आ जाना। आपको जब नहीं समझ में आए और आपको लगे कि हमको तुक्का मारना है तो क्या लगाओगे, गोल्ड, क्योंकि भारत पूछ रहा है। भारत जब गोल्ड जीते तभी पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। भारत ने 28 अक्टूबर से 24 मेडल जीते, जिसमें 10 सिल्वर, 3 गोल्ड और 11 ब्रॉन्ज थे, और भारत रहा 9वें स्थान पर। बहरीन में हुआ था एशियाई युवा गेम्स, ठीक है। तो पूछ सकता है ऐसा, एशियाई युवा गेम्स कहाँ हुआ था, बहरीन में, ठीक है। भारत में बहरीन में आयोजित एशियाई युवा गेम्स में महिला कबड्डी में कौन सा मेडल जीता, तो महिला कबड्डी में कौन जीता गया, गोल्ड, बोला ना, गोल्ड को ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एशियाई युवा गेम्स कहाँ हुआ था, बहरीन में, ठीक है, अक्टूबर में 45 टीम भाग लिए थे। नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन का नाम है 7, और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अहमदाबाद में किस वर्ष, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अहमदाबाद में किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स के मेजबान शहर के रूप में आधिकारिक रूप से सिफारिश किया, 2030 में। हम लोग भी पीछे पढ़ चुके हैं इस करंट अफेयर को कि अहमदाबाद में 2030 में होगा। लास्ट गेम कब हुआ था, 2010 में न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 2030 में अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद को अजूबा नाइजीरिया के मुकाबले प्राथमिकता मेजबान शहर दिया गया था। पहले नाइजीरिया में चला था, अब बात हुआ लास्ट में अहमदाबाद में फाइनल हुआ है, ठीक है। अंतिम निर्णय हुआ था 26 नवंबर 2025 को। तो ये दूसरी बार जो है जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होगा। पहली बार जब हुआ था तो उसमें डोपिंग हो गया था। डोपिंग मतलब कोई अगर अपने शरीर में स्टेरॉइड ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, खिलाड़ी का जोश आ जाता है और अच्छा प्रदर्शन करता है। ये सब मामला आ गया था, इसलिए भारत को नहीं मिल रहा था, ठीक है। इस बार फिर से कई सालों बाद मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स वे गेम्स होते हैं, सदस्य इसके सदस्य वही देश होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। भारत क्या है, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में अभी इसमें 26 देश शामिल हैं। जब ब्रिटेन आजाद हुआ, ब्रिटेन से भारत आजाद हुआ, तो भारत को ये बोला गया आप चाहें तो कॉमनवेल्थ गेम्स के कॉमनवेल्थ देशों के साथ जुड़ सकते हैं या फिर अलग हो सकते हैं, ठीक है। कई लोग इस बाद में जुड़ते हैं और बाहर भी हो जाते हैं। पहले 59 देश से अभी कितने देश से शामिल है, 56, कुछ बाहर निकल गए होंगे। 56 देशों का स्वैच्छिक संगठन, स्वैच्छिक मतलब खुद से जुड़ सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, जिसमें ब्रिटेन के पूर्व उपनिवेश शामिल है। इसके राजा चार्ल्स तृतीय इसके प्रमुख हैं, ठीक है। वर्तमान में 56 देश शामिल हैं। सभी अंतरराष्ट्रीय प्रारूप टेस्ट, ओडीआई, टी20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने, यह जसप्रीत बुमराह। क्रिकेटर मैच ऑफ द ईयर, ठीक है, सब मैच ऑफ द ईयर, ये सब इसी को मिला है, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को। और स्मृति मंधाना, दो नाम रट लो, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह, ये दो ही लोग हैं जिसको क्रिकेट में सबसे बेस्ट सम्मान मिला है इस साल, ठीक है, 2025 में। जसप्रीत बुमराह बॉलर है, ठीक है, बैट्समैन नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटी में से 9 चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम बताइए। पहले भारतीय ना, इनका नाम है अर्जुन वाजपेयी, ठीक है। उन्हें छठे सबसे ऊंचे पर्वत मौंग चोयू का सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है, और ये दुनिया की सब 14 चोटियों में से 9 चोटियों में चढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ऐसे बोलेगा सबसे ज्यादा बनाने का रिकॉर्ड, चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है कौमिरीता शेरपा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुका है। लेकिन ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 14 चोटी है, उसमें से 9 में चढ़ चुका है कौन, अर्जुन वाजपेयी। देखो अर्जुन के पास क्या था, बल था, पूरा विश्व जीत सकता था, ठीक है, तो अर्जुन ही चढ़ेगा ना, तो अर्जुन वाजपेयी। और लेकिन रिकॉर्ड बोलेगा एक ही चोटी में सबसे ज्यादा चढ़ने का, कामिरीता शेरपा। ये क्या है, कामिरीता शेरपा नेपाल में एक गाइड है, गाइड, ठीक है। तो इन लोग क्या है, रोज काम ही है उन लोग काम, ठीक है, हालांकि बहुत इजी काम नहीं है, फिर भी ये क्या है, बचपन से इसका काम ही क्या है, गाइड दिखाना। वहां पे आप जाओगे तो गाइड है वहां का, इसको रिकॉर्ड ही बना चुका है इसको। अब क्या है, अब इसके लिए इजी हो गया, 31 क्या 35 बार भी चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में जाओगे ना आप वैष्णो देवी में, तो आप पैदल नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन कई लोग पिट्ठू आपको टांग के चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उनका वो काम ही है, ठीक है, उनका बॉडी वैसा हो गया है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, सभी 7 महाद्वीप पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय पर्वतारोही कौन है, विश्वनाथ कार्तिकेय, ठीक है। विश्वनाथ, देखो विश्वनाथ किसका नाम है, शंकर भगवान का, ठीक है। तो पूरे 7 महाद्वीप पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय पर्वतारोही नाम कौन है, विश्वनाथ, याद रहेगा, विश्वनाथ। महिला वनडे विश्व कप में सबसे तेज 5000 रन आंकड़ा पूरा करने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है, तो बताया था स्मृति मंधाना। दो नाम याद रख लो, 2025 में 2 क्रिकेटर, जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंधाना। जसप्रीत बुमराह पुरुष में, स्मृति मंधाना महिला में, ठीक है।
लेकिन सब में मत मार देना, मैक्सिमम चीज जब टॉप टॉप में आएगा तो ये इसमें आएंगे। स्मृति मंधाना महिला वनडे 5,000 रन पूरा करने वाली दूसरी बन चुकी है, और वो करने वाली 5वीं, और मिताली राज के बाद दूसरी हुई है। ऐसा करने वाली 5वीं है पूरे क्रिकेटर में, और मिताली राज के बाद दूसरी है। मिताली राज पहले कप्तान थी, अब इसके बाद ये दूसरी बन चुकी है। इसी का शादी हो रहा था ना अभी, टूटा हुआ, ठीक है, ठीक। अक्टूबर में विशाखापट्टनम में मैच हुआ था। इसी स्मृति मंधाना ने 66 गेंद में 80 रन बनाए थे, ठीक है। इसी में हम लोग जीते थे, अभी हाल ही में जीता है ना वर्ल्ड कप। एक कैलेंडर वर्ष में महिला वनडे में 1,000 रन बनाने वाली, एक कैलेंडर वर्ष मतलब एक साल में वनडे में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंधाना, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा भी बिकेगी भी आईपीएल में। मीराबाई चानू के नॉर्वे के फोरेडे में विश्व धरोहर भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 48 की जो कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, ठीक है। मीराबाई चानू जीती है, ठीक है। विश्व धरोहर भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है। तो कौन जीती है? मीराबाई चानू, याद रखना, गोल्ड। भारत ने किस देश को फाइनल मैच में हराकर 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल जीता? देखो वहां पे SAAF था, यहाँ पे SAFF है, तो मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। वहां पे साउथ एशियन एथलेटिक्स था। एथलेटिक्स में 7 गेम्स होते हैं टोटल। और कौन जीता है आपका? बांग्लादेश, याद रखना। फुटबॉल में कौन जीता है? बांग्लादेश। एथलेटिक्स में इंडिया, ठीक। यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान चलाया? ये चलाया है आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला संगठन के साथ महिला क्रिकेट विश्व कप के साथ मिलकर के चलाया है। अभियान का नाम है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? क्रिकेट को वैश्विक लोकप्रियता प्रदान करना, और बॉलीवुड अभिनेता यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत आयुष्मान खुराना इसके प्रमुख एम्बेसडर हैं, ठीक है। जबकि भारतीय क्रिकेट के टीम उप कप्तान स्मृति मंधाना। तो इस आयुष्मान खुराना इसका मेन ब्रांड एम्बेसडर है पुरुष में, महिला में बोलेगा तो स्मृति मंधाना, ठीक है। कौन सा नाम है इसका? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान है। कौन चला रहा है? यूनिसेफ। हाँ, मतलब आईसीसी के सहयोग से कौन चला रहा है? यूनिसेफ चला रहा है ना, यूनिसेफ के सहयोग से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन 2025 के महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में खिलाड़ी का नाम है शीतला देवी ने कौन सा मेडल जीता? तो कौन जीतेगा? गोल्ड, ठीक है। याद रखना, तीरंदाजी ये इनका हाथ पैर नहीं है, जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। और ये शीतला देवी ये बेस्ट तीरंदाज है, ठीक है। हाँ, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में, ठीक है, साउथ कोरिया में हुआ था। सितंबर 25 में हुआ था। ये पहला गोल्ड जीती है शीतला देवी, है ना। शीतला देवी स्पर्धा में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थी जो अपने पैरों और ठुड्डी इससे, ठीक है, इस्तेमाल करके तीर चलाती है। एक दिन में 3 पदक जीती थी, ठीक है। गोल्ड जीती थी महिलाओं के कंपाउंड स्पर्धा में, फिर सिल्वर जीती थी मिक्स स्पर्धा में, फिर सिल्वर जीती थी महिला कंपाउंड ओपन टीम स्पर्धा में, ठीक है, सरिता के साथ। और जो सिल्वर जीती थी टोमन कुमार के साथ, ठीक है। एक ही दिन में 3 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? शीतला देवी। भारत ने किस देश भारत ने किसे हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता? तो एशिया कप में किसको हराया? पाकिस्तान को हराया ना, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान को हराया है, ठीक है। 28 सितंबर 2025 को एशिया कप फाइनल हुआ था, जब पाकिस्तान को हमने हराया, और भारत ने 9वां एशिया कप जीता, ठीक है। किसके बीच होता? भारत पाकिस्तान के बीच, दुबई स्टेडियम में, क्योंकि हम लोग इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा बोला था। 9 बार जीते हैं अभी तक। सो कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव। कब कब रहा भारत विजेता? 1994 में भारत श्रीलंका भारत बीच हुआ था, श्रीलंका भारत जीता था। 1988 में भारत जीता था। 90 से 91 के बीच भारत जीता था। 95 में भारत जीता, 10 में भारत जीता, 16 में जीता, 18 में जीता, 23 में जीता, अभी 25 में जीता है। टोटल 9 बार जीते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ का नाम बताइए जिसने टीम इंडिया ने एशिया को 2025 के चैंपियन ट्रॉफी अपने व्यक्तिगत पदक लेने से मना कर दिया, ठीक है। ये मोहसिन नकवी, ठीक है, मोहसिन नकवी। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के क्या बने हैं? चीफ बने थे। पाकिस्तान का है ना। देहरादून में उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया, जो भारत एआई इम्पैक्ट समिट के पूर्व शिखर सम्मेलन जाना जाता है? ये किया है जितिन प्रसाद ने।
देहरादून में हुआ है, याद रखना। उत्तराखंड में एआई इम्पैक्ट समिट, सबमिट लिख दिया है, समिट, ठीक है। उद्घाटन किया है जितेंद्र प्रसाद, एआई मंत्री हैं, हाँ टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र, जितेंद्र प्रसाद, नरेंद्र मोदी ने किस युद्धपोत पर दिवाली मनाई है? ये मनाई है आईएनएस विक्रांत पर। ये हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं, ठीक है। तो आईएनएस विक्रांत पर इन्होंने क्या मनाया है? दिवाली मनाया। चलो अगला प्रश्न है पुस्तक लेखक से। भारतीय मूल के इतिहासकार का नाम बताइए जिनकी पुस्तक द वार्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 का विजेता घोषित किया गया है, और ऐसे करने वाले हैं सुनील अमृत, ठीक है। यह घोषणा ब्रिटिश अकादमी में आयोजित एक समारोह में किया गया, ठीक है। अध्यक्ष प्रोफेसर रोबेका अल ने इसको घोषणा किया। यह पुरस्कार 25,000 पाउंड का है। दुनिया का बेहतरीन गैर काल्पनिक किताब सम्मानित करने के लिए ऐसा दिया जाता है, तो याद नाम रखना। क्या पता, हाँ, बर्निंग अर्थ के नाम से है, ठीक है। मिला है आपको सुनील अमृत को, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ठीक है। सबसे बड़ा अभी प्राइज है, 25,000 पाउंड मिलता है। 2024 में पुरस्कार मिला था लैंग्वेज सिटी को। और बुक की कहानी इसमें क्या है जिसको मिला है? ये अमृत की किताब कई देशों में लंबे समय की कहानी जाती है कि इसमें पेरू की चांदी के खानों से लेकर दक्षिण अफ्रीका में सोने खान तक, औपनिवेशिक दौर की रेल लाइन से लेकर मध्य एशिया के तेल पाइप तक बात की गई है। मतलब इसमें कैसे पुराने चीजों को, चांदी की खान से लेकर के सोने खान से लेकर के मध्य एशिया में तेल पाइप के बारे में लिखा गया है। यह बताता है कि कैसे खनन और साम्राज्य ने आधुनिक दुनिया को गढ़ा है, ठीक है। अभी हाल ही में कल न्यूज में आया है 2025 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष रहा है, लगातार तीसरी बार, ठीक है। तो 23, 24, 25 लगातार हर साल नया गर्म वर्ष होता जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कुछ साल के बाद भारत से लगभग समुद्र का स्तर बढ़ने की संभावना है, ठीक है, कुछ बर्फ पिघल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक को भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी? ठीक है, तो लिखा है जॉर्जिया मोलेनी, जॉर्जिया मेलोनी। अभी ये क्या है वर्तमान में? हाँ, तो मेलोडी वाला चल रहा है ना। हाँ। मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संस्मरण पुस्तक के भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है। नेक्स्ट है अवार्ड से, केंद्र सरकार के विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 विजेता का नाम बताइए। विज्ञान पुरस्कार विजेता का नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब जिसके पास ज्ञान रहेगा वही तो विज्ञान बनेगा। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को क्या मिला है? विज्ञान रत्न पुरस्कार, ज्ञान विज्ञान, ठीक है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर को मिला था मरणोपरांत मई 2025 में, ठीक है। तो ये विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, और इनको मिला है मरणोपरांत विष्णु को। अर्थशास्त्र क्षेत्र में जोएल मिकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाविट को 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनमें से जोएल मिकिर को किस रिसर्च के लिए दिया गया? तो याद रखना कि कभी भी नोबेल में 2 से 3 नाम होगा तो आपसे नाम ना पूछ के उसका क्षेत्र पूछता है। 90% यही सही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो ये मिला है उनको तकनीकी की प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों को पहचान कराने के लिए, ठीक है। ये किसको मिला है आपको? जोएल मिकिर को। जोएल मिकिर को मिला है टेक्निकल प्रगति के लिए, ठीक है। इतना भी याद करो चल जाएगा। हाँ, तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, आवश्यक शर्तों को पहचान करने के लिए। फिर है अर्थशास्त्र क्षेत्र में जोएल मिकिर, फिलिप अगियन और पीटर हार्विट को नोबेल पुरस्कार दिया। इनमें से फिलिप अगियन को किस लिए दिया गया? फिलिप अगियन को दिया गया है आपके रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास सिद्धांत के लिए, ठीक है। उसको मिला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इसको मिला था रचनात्मक विकास के माध्यम से निरंतर विकास करने के लिए, ठीक है। किसको मिला है? पीटर पीटर हार्विट को। तो विनाश करके पीट दिया, ठीक है आपने, ठीक है, पीट के विनाश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पार्क में इनोवेशन के लिए IUCN फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बनी है सोनाली घोष, ठीक है। नेशनल पार्क में इनोवेशन मतलब कि वो कर रही है, रिसर्च कर रही है। सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क व टाइगर रिजर्व असम की डायरेक्टर है ना, क्या रखना, सोनाली घोष। तो घोष कहाँ रहते हैं? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में क्या है? असम है। IUCN क्या करता है? IUCN एक 1948 में स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थापित है। 140 देश इसके सदस्य हैं, और इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो पुराने पुराने बोल रहा हूँ, जो सुभेद्य होते हैं या वल्नरेबल होते हैं उनका पहचान करना, और एक
लिखता है उसी में क्या बोलते हैं, रेड डाटा लिस्ट, जो विलुप्त होते हैं या विलुप्त होने के कगार पर है उसका लिस्ट जारी करता है। ठीक है, भारत में योगदान क्या दिया है, काजीरंगा नेशनल पार्क जैसे प्रोजेक्ट को अवार्ड देना और लोकल कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है ये। ठीक है, जो सुरक्षा करते हैं। सहयोग, यूएन जैसे इंटरनेशनल बॉडी इसका सहयोग करते हैं। सेव द प्लेनेट नाम से एक अभियान चलाया गया है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिला है? ठीक है, ये मिला है मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल और शिमोन साकाकोची। मैरी फ्रेड शिमोन। ठीक है, मेरी फ्रेंड क्या है, सिमोन, याद रहेगा, मैरी से मैरी, फ्रेड से फ्रेंड, शिमोन से शिमोन साकोची। मेरी फ्रेंड कौन है, शिमोन, किसको मिला है, मेडिसिन, मां से मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन, मेरी फ्रेंड शिमोन। ठीक है, तो मेडिसिन लाके कौन दी, मेरी फ्रेंड शिमोन। याद रखा, मेरी फ्रेंड शिमोन लाके मुझे मेडिसिन दी, और किस क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए दिया गया इन तीनों को पुरस्कार? ठीक है, ये मैरी ब्रूनको, फ्रेंड रॉम्सडेल और शिमोन साकागुची को। तो ये दिया गया है आपके उपरोक्त सभी, यानी कि प्रतिरक्षा के लिए, mRNA खोज के लिए, माइक्रो आरएनए खोज के लिए। ठीक है, मोटा मोटी याद करो कीवर्ड्स, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, सॉरी 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 परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता सहनशीलता संबंधित उनकी खोज के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र, एक याद रखना, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। ठीक है, याद रहेगा, मैं ये उपरोक्त सभी देख लिया था। तो प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करने के लिए दिया गया मेडिसिन क्षेत्र में। ठीक है, मेरी फ्रेंड शिमोन को, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, ये मिला है आपको जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनेस। ठीक है, दोनों में जॉन जॉन है। ठीक है, तो जॉन क्लॉक, मिशेल एच डेवरेट, जॉन एम मार्टिनेस। ठीक है, क्लॉक, डेवरेट, मार्टिनेस, क्लार्क, मिशेल, मार्टिनेस। ठीक है, क्लार्क, मिशेल, मार्टिनेस। तीन नाम कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, आप मैक्सिमम चार्जेस क्या होगा कि आपसे क्षेत्र पूछ देगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनेस को नोबेल प्राइज मिला? ये मिला है उनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोप क्वांटम मैकेनिकल, तो क्वांटम मैकेनिकल याद करना, परिधि तंत्र में उसके लिए मिला है, मेडिकेशन के लिए, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा काइनेट की खोज के लिए। तो हम एक कीवर्ड याद कर लेंगे क्वांटम मैकेनिकल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के लिए किस देश को आईएसएसए पुरस्कार मिला? सामाजिक सुरक्षा के लिए मिला है आईएसएसए पुरस्कार भारत को। ठीक है, एम स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये मिला है इसको वीरप्पन को। सहज समृद्ध, एन देव कुमार और वीरप्पन को मिला है। ठीक है, पहला ही आंसर है। एस स्वामीनाथन पुरस्कार याद रखना, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए दिया था, पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसको मिला है, सहज समृद्ध, यानी कि एन देव कुमार, और उसको एक और व्यक्ति उसका नाम है वीरप्पन। ठीक है, यह पुरस्कार का 31वां क्रम था, संस्करण था। साहित्य के लिए 2025 का नोबेल किसको मिला है? ये तो आप जानते हो, लॉज़्लो क्रोजनो हॉर्स्कॉय, लॉज़्लो क्रोजनो हॉर्कॉय। ठीक है, क्यों मिला है? उनकी रचना पुरस्कार मनमोहन और दूरदर्शी कामों के लिए दिया गया है। पिछले साल अवार्ड मिला था दक्षिण कोरिया के लेखक का हांगकांग को। ठीक है, हांगकांग, हांगकांग। रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है सुसुमु कितगावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर एम यागी। ठीक है, सुसुमु, सुसुमु सुषमान से, सुसुमु कितगावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर एम घाबी। ठीक है, ठीक, तो सुसुमु, रॉबिन्सन और उमर को, सुसुमु का उमर हो गया है। ठीक है, सुसुमु, रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर और घाबी को, ये तीनों को मिला है आपके किसके लिए? रसायन के लिए। किस रिसर्च के लिए सुसुमु कितगावा, रिचर्ड रॉबिन्सन, उमर एन यागी को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ये मिला है आपके धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। ठीक है, तो मेडिसिन में प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, फिजिक्स में क्वांटम के लिए। ठीक है, और रसायन में किसके लिए मिला है? धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। ठीक है, धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए, ये इसका क्षेत्र याद रखना, किसके लिए मिला है, यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इंडेक्स सूचकांक का क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी, लेबर फोर्स, एलएफपीआर, लेबर फोर्स पॉपुलेशन रेशियो 2023-24 में बढ़ कितना हो गया है? तभी हो गया है 41%।
ठीक है, 41.7%। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट होता है। भारत में रैंक क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हमारा रैंक है 85। ठीक है, पहले पहले कम था, ठीक है, अभी बढ़ गया है, मतलब पहले ज़्यादा था हमारा, 80 था शायद, अभी 85 हो गया है, नया रिपोर्ट आया है। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, लेटेस्ट में हमारा कितना हो गया है? 85, इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अक्टूबर में जारी हुआ है, 2 रिपोर्ट आया था, एक अप्रैल में हुआ था, एक अक्टूबर में। तो अप्रैल वाले में 80 था, अक्टूबर वाले में 85 है। भारत के दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर को, ठीक है, सिंगापुर का पहला स्थान है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कोरिया है, और दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर है, और जापान तीसरे नंबर पर है। पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि कितने देशों में फ्री यात्रा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो भारत का स्थान कौन था? 85, 85 नंबर पे हम लोग फ्री यात्रा करने पर। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम किस शहर में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया आपके हैदराबाद में, ठीक है। टी चिप देश का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है, लॉन्च किया। टी चिप याद रखना कंपनी का नाम, जिसका उद्देश्य क्या है? चिप निर्माण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाना। टी चिप कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना से अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च स्टेशन का नाम बताइए जिसने केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। अंटार्कटिका भारत में पहले से 2-3 योजना चल रही है, अभी चौथे योजना का नाम है मैत्री-1, ठीक है। ये अंटार्कटिका क्या है? ये ऐसा द्वीप है जहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पे निर्जीव है, वहाँ पे जीव नहीं रहते, बर्फीला और वीरान इलाका है। यह जनवरी 2029 तक निर्मित किया जाएगा वहाँ पे नया रिसर्च स्टेशन। ये बर्फीले महाद्वीप का भारत का चौथा स्टेशन रिसर्च सेंटर होगा, ठीक है। 2029 तक हमारा लक्ष्य बनाने का। पहले कौन कौन चल रहे हैं? पहले से हमारा चल रहा है वहाँ पे दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, बाद में बर्फ में दब गया था ये। दूसरा था मैत्री, 1989 से चालू रहा है, फिर भारती, फिर मैत्री सेकेंड, मैत्री-1 है ये मैत्री-2 है नया जो बन रहा है। तो पहले दक्षिण गंगोत्री चल रहा था, गंगोत्री और मैत्री, तो मैत्री-1, मैत्री-2 और एक है भारती, ठीक है। निर्माण कहाँ हुआ है मैत्री-2 का? पूर्वी अंटार्कटिका में। जनवरी 29 तक ये बनेगा, 7 वर्ष में लगभग 2000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, ठीक है, रिसर्च करने के लिए। इतना पैसा उड़ा रहे हैं, अच्छी चीज है, रिसर्च पे खर्चा हो रहा है। गूगल अडानी समूह के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश में, याद रखना। गूगल का डाटा सेंटर है, किस कोलैबोरेशन के साथ किया गया है? अडानी के साथ, और कहाँ बनेगा? आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क मतलब जिसमें पानी वाला होगा, ठीक है, एक्वा पार्क आधार से रखे, जो नागालैंड का पहला एक्वा पार्क होगा। तो एक्वा पार्क कहाँ बन रहा है? नागालैंड में, ठीक है। और बन कहाँ पे? मोको कचुंग, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे मोको कचुंग न पूछेगा, भारत का पहला एक्वा पार्क, सॉरी नागालैंड के किस जिले में एक्वा पार्क बन रहा है, मतलब हाँ, एक्वा पार्क कहाँ बना है अभी हाल ही में बोलेगा? नागालैंड में, ठीक है, मोको कचुंग। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किन किन बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपका ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन जुड़ता है, आपके करंट से भी जुड़ता है, और साइंस से भी जुड़ता है, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये कहाँ कहाँ पे है? ये आपका ये है डी, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट गुजरात, वीओ चिदम्बरम नगर तमिलनाडु, और पारादीप, 3 जगह। पहले तो राज्य याद कर लो, गुजरात, तमिलनाडु और ओडिशा। गुजरात वाले का नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, इसको कांडला एयरपोर्ट बोलते हैं। वीओ चिदम्बरनार तमिलनाडु में, और पारादीप ओडिशा में, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। इधर गुजरात, इधर ओडिशा, नीचे तमिलनाडु, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य बताइए जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने अक्टूबर 2025 में की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कम उत्पादकता वाले 100 जिले में कृषि उत्पादन बढ़ाना। छत्तीसगढ़ में 3 जिले हैं, कौन कौन से हैं? और कोरबा, कोरबा है ना शायद, ठीक है। ऊपर से जसपुर, बीच से कोरबा, नीचे दंतेवाड़ा। तो याद रखिएगा, तो टोटल 100 जिले को चयन करना है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल है, जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा, ठीक है। पीएम धन धान्य कृषि योजना है क्या? तो इसका उद्देश्य है पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता, फसल की तीव्रता, ऋण की पहुंच बढ़ाना और करना है। अब शुरू कब से हुआ है? 2014 से शुरू कृषि जो योजना शुरू हुआ है उसमें सुधार करना है। कवरेज क्या करना है? कम उत्पादकता वाले जिले, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण वाले 100 कृषि जिलों को लक्षित करना है। 24,000 करोड़ रुपए का इसके लिए फंडिंग किया गया है। और लाभ क्या होगा इससे? चयनित जिलों का उत्थान होगा, किसानों का बेहतर संसाधन और बाजार तक इनकी पहुंच सुनिश्चित होगी, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि आपका 3 जिले छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं, ठीक है।
एक ऊपर से है आपका अपर, मिडिल, लोअर। यहाँ पे दंतेवाड़ा, मिडिल से है कोरबा, अपर से है जशपुर। ये 3 जिले का चयन किया गया है 100 में। ये 100 में सीजी से 3 जिले चयन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 2030-31 तक कितना दाल उत्पादन लक्ष्य करने का रखा है? तो हमारा रखना कि दलहन में हम आत्मनिर्भर कब तक होंगे? 2030 तक लक्ष्य पूछ सकता है। ठीक है, 2030-31 तक हम दलहन में उत्पादन में हम आगे हो जाएंगे और हमारा लक्ष्य है आपका 350 लाख टन। हमारा लक्ष्य कितना है? 350 लाख टन। ठीक है। हमारा लक्ष्य कब तक है? 2030-31 तक। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य की पहली वाणिज्य कोयला खदान जिसका उद्घाटन केंद्रीय कोयला खान मंत्रालय किशन रेड्डी ने किया? ये चोंगलोंग का है। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा, अरुणाचल का क्षेत्रीय क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि भारत में है, पहली खदान हो रही है अरुणाचल की, अरुणाचल में पहली कोयला खदान खुल रही है। ठीक है, नाम क्या है उसका? चोंगलोंग। ठीक है। केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। इस साथ भूटान को किन शहरों को रेल लाइन जोड़ा जाएगा? तो पहली बात रखना, भूटान में पहली बार रेल जा रहा है। ठीक है, जोड़ा जाएगा थिम्फू और पारो को। ठीक है, थिम्फू की राजधानी है ना। गोलेपो और समस्ते पहला प्रोजेक्ट होगा और दूसरा प्रोजेक्ट होगा पश्चिम बंगाल के समस्ते से भूटान। तो याद रखना है, हमको याद रखना है कि 2 साल जोड़ा जाएगा भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क परियोजना से। नेक्स्ट जो है, विदेश से दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति, इसका नाम है पाल बिया। 92 साल तक उसको पाले थे, इसलिए पाल बिया रखना। किस देश के हैं जिन्होंने 92 साल की उम्र में फिर से चुनाव जीत लिया? ठीक है, और ये है आपके कैमरून के, ये अफ्रीकी देश है कैमरून। ठीक है, पाल बिया 92 साल तक उसको पाल कर रखे हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, पाल बिया कैमरून के। ईरान में स्थित किस बंदरगाह पोर्ट से अमेरिका ने अक्टूबर 2025 में प्रतिबंधों से भारत को 6 महीने की छूट का ऐलान किया है ना? तो ये पोर्ट है आपका चाबहार, ईरान में चाबहार पोर्ट है, जिस पर शहीद बेशेहटी टर्मिनल को एक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा था भारत वहां से, ताकि हम लोग कहाँ पहुंच सके? मध्य एशिया पहुंच सकते हैं। ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया के तहत माल भेजने के लिए पाकिस्तान को दरकिनार किया जाता था। मतलब पाकिस्तान बिना जाए हम लोग कहाँ पहुंच सकते थे? मध्य एशिया। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई? ये चुनी गई है कैथरीन कैनोली। ठीक है, आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है कैथरीन कोनोली। किस देश में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया गया है आपका चाइना में। ठीक है, क्योंकि वो चीन एक बार गए थे इसलिए। 25 अक्टूबर 2025 को बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये चीनी मूर्तिकार का नाम क्या है? युआन शिकुन। ठीक है, इसका नाम है रखना युआन शिकुन रहेगा। चीनी मूर्तिकार, ठीक, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का भी सारी चीजें याद करना। मूर्तिकार का नाम है युआन। चीन की मुद्रा का नाम युआन है ना। ठीक है, तो चीन के जो मूर्तिकार है उन्होंने बनाया है, चीनी मूर्तिकार है युआन शिकुन। चीन की मुद्रा याद करना युआन। प्रख्यात मूर्तिकार युआन ने गांधी जी की 2005 में स्थापित एक मूर्ति बनाई थी, जिसे महात्मा गांधी की अनोखी मुद्रा में हाथ में किताब लिए बैठे हैं। तो इन्होंने किसकी मूर्ति बनाई है? गांधी जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन काल में 3 बार चीन की यात्रा किए थे। ठीक है, 3 बार चीन गए थे। टैगोर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ 2009 में चीन के 60वें स्थापना दिवस समारोह में गए थे। ठीक है, और उन्होंने एक जर्मन सर्वेक्षण में चीन के आधुनिक विकास में आकार देने के लिए योगदान देने वाले 25 विदेशियों की सूची में शामिल है। मतलब चीन की जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें 50 लोगों में इनका एक नाम है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 में इनका जन्म हुआ था। अब इस बारे में जान लो, जब इतना हाईलाइट हो गया है तो। टैगोर जन्म से एक बंगाली परिवार में थे। राष्ट्रगान जनगणमन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला के रचयिता यही हैं। उन्होंने गीतांजलि नामक उपन्यास लिखा, जो शुरू में 1912 में लंदन में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उस बाद राष्ट्र साहित्य के लिए 1913 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया, जब जॉर्ज पंचम आए थे। 2000 से अधिक गीतों की रचना की थी, जिन्होंने टैगोर गीत के रूप में आता है। इन्होंने जो गीत रचना किया इनका नाम है टैगोर गीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ठीक है, साने तकाइची। ठीक है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो पूछ सकता है साने तकाइची। बोवेलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रोड्रिगो पाज परेरा। बोवेलिया उतने इंपोर्टेंट नहीं है।
ठीक है, उसका रखना। साने ताकाई, जापान के पहले महिला प्रधानमंत्री। भारत के किस पड़ोसी देश से सीमा झड़प के दौरान अक्टूबर 25 में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए? ठीक है, तो अफगानिस्तान में मारे गए थे। अफगानिस्तान में भी हुआ था ना झड़प, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा विवाद की विवादित ब्रिटिश लाइन रेखा, ठीक है, जो डूरंड रेखा है, को लेकर जहां दोनों बीच खूनी झड़प हुए, ये हुआ है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन खींचा गया है, इसमें 58 लोग मारे गए। जैन जी के प्रदर्शन से हिंद महासागर किस देश को राष्ट्रपति को विदेश भागना पड़ा और सेना के ने सत्ता पर कब्जा कर लिया? आज भी जैन जी आंदोलन बहुत चल रहे हैं बहुत देशों में। तो ये हुआ है मेडागास्कर, भारत के बगल में, ये नीचे है ना, मेडागास्कर द्वीप। राष्ट्रीय असेंबली संसद में महाभियोग प्रस्ताव आने के बाद राष्ट्रपति राज्य राई राजोइलिन ने राष्ट्रपति असेंबली से भंग कर दिया और इस बावजूद महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। संसद भंग होने के बाद भी सत्ता पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्होंने भाग गया, देश छोड़ के भाग गए। नाम है रांजो इंडियन, राजो इंडियन, ठीक है, राजोइलिन, राज्य राजोइलिन है ना, एंट्री राजो इंडियन, ठीक है। सेशेल्स के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए। इसका नाम है आपका पैट्रिक हार्मनी, ठीक है। पैट्रिक मतलब देशभक्त होता है। सेशेल्स यूनाइटेड से सेशेल्स पार्टी को पसंद करते हैं, इंपोर्टेंट नहीं उतना। गाजा पीस समिट इंपोर्टेंट है, में भारत सरकार की ओर से किस मंत्री ने भाग लिया? तो गए अमित शाह ने गए थे, ठीक है। अभी गाजा यानी कि फिलिस्तीन को लगभग सभी देश मान्यता दे रहे हैं। कीर्तिवर्धन सिंह जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने मिस्र के शर्म अल शेख समिट में आयोजित में गए थे, ठीक है, 13 अक्टूबर को आयोजित हुआ था ये समिट, उसमें कीर्तिवर्धन सिंह गए थे। लेकिन गाजा पीस समिट में कौन गए थे? अमित शाह। भारत ने किस पड़ोसी देश में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की? अब ये हुआ है अफगानिस्तान, सॉरी बांग्लादेश। उन्होंने अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में तकनीकी मिशन को 4 वर्ष बाद फिर से दूतावास दर्जा प्रदान करने की घोषणा की बांग्लादेश में। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्री आमिर खान के मुत्ताकी से मुलाकात के दौरान यह घोषणा की कि पाकिस्तान सरकार द्वारा अफगानिस्तान में धकेले जा रहे अफगानी शरणार्थियों की दुर्दशा पर भारत की चिंता व्यक्त की और सीमा पर आतंकवाद को भारत का अफगानिस्तान के लिए एक सुझाव। तो अफगानिस्तान में बना, ये बहस गलत है, ठीक है, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में 4 साल बाद अभी वहां के जो आए थे, कौन थे आए थे? आमिर खान, पढ़ चुके हैं हम लोग। आमिर खान मुत्ताकी जो कि विदेश मंत्री वहां के, उनसे मिले और वहां पे नया फिर से दूतावास खुला। अफगानिस्तान में क्या था, आतंकवाद शासन चल रहा था ना, तभी वहां पहली बार खुला आतंक, अफगानिस्तान होगा, ठीक है, डी। नेक्स्ट जो है, जैन जी प्रदर्शन की वजह से मेडागास्कर में सत्ता बदलने पर नया प्रधानमंत्री कौन बनाया गया? ये बनाए गए हैं रुपिन फॉर्टुनेट जाफिसंबो, रुपिन फॉर्टुनेट जाफिसंबो को, ठीक है। रूप बदल दिया मेडागास्कर में, ऐसा रुपिन, मेडागास्कर में रूप बदल दिया, कौन? रुपिन। और कौन थे? एंड्रो एजनो, ऐसा होता ना, एंड्रो इंडियन, एंड्रो इंडियन, एंड्रो इंडियन, ठीक है। बुनियादी सेवाओं की फलता जो बेसिक नीड रही होता है उस वो नहीं पहुंचा पाए। बिजली और पानी की नियमितता कटौती से रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित किया लोगों को, इसलिए क्या हुआ? चेंजी प्रदर्शन किए वहां पे लोग। नियोजन प्रदर्शन कमजोरी की वजह से भी वहां पे ऐसा हुआ। कंपनी जिरमा जो देती थी वहां पे, संस्थाओं के अक्षम और संसाधनों कमी से इस संकट को बढ़ा दिया वहां पे। नेपाल के बाद हिंद महासागर किस द्वीपीय देश में जैन जी का जबरदस्त प्रदर्शन किया गया? मेडागास्कर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अगला क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये किया है वियतनाम में, ठीक है। 72 देशों से अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र की संधि पर हस्ताक्षर किया है वियतनाम में। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बन गए? इंपोर्टेंट है, पूर्वी तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते, ठीक है, पूर्वी तिमोर लिखा है, तिमोर लेस्ते उसी का नाम है, ठीक है। मलेशिया 2025 के लिए आसियान का अध्यक्ष था, मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, ठीक है। और नया शामिल कौन हुआ? 11वां, तिमोर लेस्ते, ठीक है। फिलीपींस अगला होगा, फिलीपींस में 2026 में फिलीपींस को मिला है एशियान समिट। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, मुख्यालय है जकार्ता के, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है। सदस्य, उसका उद्देश्य है सदस्यों के बीच आर्थिक विकास, सहयोग, व्यापार को बढ़ावा देना। तो याद रखना अगला कहाँ होगा समिट एशियन का? फिलीपींस में। नेक्स्ट है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो वो भी वहीं हुआ था, कुआलालंपुर में, मलेशिया कुआलालंपुर में। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है?
और चुना गया 26 से 28, अभी 2 साल के लिए, ठीक है, मानव अधिकार के लिए। 3 साल का कार्यकाल होगा, जनवरी 26 से शुरू होगा और 28 तक चलेगा। भारत अब तक 7 बार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रह चुका है, सदस्य रह चुका है, ठीक है। चलो, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। 47 देश इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने पश्चिमी घाट और किन राष्ट्रीय उद्यान को एशिया भर में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की सूची में महत्वपूर्ण चिंता के रूप में वर्गीकृत किया है। मतलब IUCN ने वल्नरेबल में डाल दिया हुआ है, महत्वपूर्ण चिंता के रूप में, मानस राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्यों डाला हुआ है कि प्रजातियों को नुकसान का खतरा है, जलवायु परिवर्तन, 4 बड़े खतरे जिम्मेदार हैं वहां के जलवायु के लिए खतरे के लिए, जलवायु परिवर्तन, पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियां आ रही हैं यहाँ पे, और सड़कें, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, खतरों का नुकसान हो रहा है, चिंता व्यक्त किया गया है कि ये खतरा हो सकता है इनको। तो ये 2 है, असम का मानस और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट जो जारी हुआ है, उसमें दुनिया की 1,72,620 प्रजातियों का आकलन किया गया, जिनमें से कितनी प्रजातियां खतरे पे हैं, तो अभी लगभग 48,000 प्रजातियां खतरे में है, ठीक है। IUCN भारतीय संरक्षणवादी कंजर्वेशनिस्ट का नाम बताइए, जो IUCN प्रजाति के अस्तित्व आयोग SSC, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग बनाया है, SSC के पहले अध्यक्ष बने हैं, और ये बने हैं आपके विवेक मेमन, ठीक है, विवेक मेनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल टाइम बाढ़ पुनर्निर्माण प्रणाली और स्थानिक निर्णय सहायता प्रणाली RTFF SDSS शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, बना है चेन्नई, ठीक है। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए पहला शहर बन गया चेन्नई, जो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाएगा। बिहार के किन 2 वेटलैंड को सितंबर 2025 में मान्यता मिला, तो मिला है आपका गोकुल और उदयपुर झील, ठीक है, बिहार में। उदयपुर झील बिहार के जिले में, उदयपुर एक राजस्थान में है, लेकिन जो अभी मिला है ये उदयपुर बिहार वाला है, ठीक है। उदयपुर झील बिहार किस जिले में है, तो ये आपका चंपारण में। किस जिले और राज्य में स्थित मुनार वेटलैंड को रामसर का दर्जा मिला, मुनार है उदयपुर राजस्थान में, जबकि उदयपुर झील बिहार में, ठीक है। ये मुनार है, मिनार वेटलैंड आपके राजस्थान में है, उदयपुर में, जबकि उदयपुर झील बोल देगा तो बिहार में, ठीक है, पूर्वी चंपारण में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर 20 वर्षों के बाद अक्टूबर 2025 में एक ज्वालामुखी फटा, तो बारटांग द्वीप, ठीक है, बारटांग द्वीप है जहां पे ज्वालामुखी फटा है 20 साल बाद, ठीक है। हाँ, बारटांग द्वीप 2 दशक में फटा है, और इससे निकली मिट्टी कम से कम 10 से 15 मीटर हवा उछली है यहाँ से। मिट्टी ज्वालामुखी आमतौर पर एक प्राकृतिक घटना है जो तब उत्पन्न होती है जब मिट्टी, पानी और गैस का मिश्रण भूमिगत रूप से बनता है और सतह पर आ जाता है, ऐसा होता है तभी बनता है, ऐसा ही होता है। ई कचरा उत्पन्न करने में दुनिया में भारत किस स्थान पर है, जिसे 2025 में लगभग 22 लाख टन अनुमानित ई कचरा, ई वेस्ट जारी किया है, और ऐसा करने वाला है इंडिया, हमारा 3rd नंबर पे, ठीक है। तो अच्छी बात नहीं है, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जा सकता है। न्यूज पेपर द हिंदू के मुताबिक भारत ने लगभग 22 लाख टन, 2 मिलियन टन की कचरा उत्पन्न किया है, ठीक है। और ये पहला स्थान पर चीन है, 2nd नंबर पर अमेरिका है, 3rd नंबर पर इंडिया है। हमारा जो है 151% कचरा बढ़ गया है 17-18 से 23-24 के बीच में, ग्रोथ रेट ऐसा, हम लोग ज्यादा उत्पन्न कर रहे हैं, पहले जितना कर रहे हैं उससे 150 गुना उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ऐतिहासिक स्थल देखते हैं, किस देश में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है, ये खोजा गया है तुर्की में, ठीक है, नवपाषाण युग का है ये, ठीक है। मानव चेहरा उत्कीर्ण पाया गया, इससे उस वक्त की प्राथमिकता और आत्म अभिव्यक्ति की समझ विकसित करने में आयाम जुड़ गया, मतलब उस समय कैसे लोग रहे होंगे, मानव चेहरे, मतलब उसमें आत्मिकता जुड़ा हुआ है, बोल रहा है। सीधे मानव चेहरा उत्कीर्ण पाया गया, इससे उस वक्त की प्राथमिकता, प्रतीक कैसा होगा और आत्म अभिव्यक्ति की समझ विकसित करने में एक नया आयाम मिला है लोगों को, ठीक है। कौन सा काल का है, नवपाषाण काल का है। अब मिला कहाँ पे हमको, तुर्की में। अब जैसे ही हमारा दिवस आता है और क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, तो हमारा अभी खत्म होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब आता है, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ था। 22वें एशियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान
भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया, इंपॉर्टेंट है। 2026 इस साल भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष है, ठीक है। और 22वां समिट हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में, और वो आसियान का भी समिट हुआ था मलेशिया में, है ना। अगला कहाँ होगा? फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यूएन स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर को। गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, ठीक है। प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया गया इस बार आपके 10 मई और 11 अक्टूबर को, ठीक है। 10 मई और 11 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। खाद्य दिवस, खबड़ा दिवस 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर को। 2025 का थीम क्या था? बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं, ठीक है। इसके लिए फाओ एक संगठन है जिसका मुख्यालय रोम इटली में है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी एजेंसी है जो भुखमरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करती है। इसी को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। लॉकडाउन में उन्होंने फूड पहुंचाया पूरे वर्ल्ड में, इसके लिए इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। यह दिवस विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ये मनाया जाता है आपका 11 अक्टूबर को। जैसे ऐसे तो 8 मार्च को है राष्ट्रीय वाला, अंतर्राष्ट्रीय वाला 11 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। विश्व 9, राष्ट्रीय का 10। वन जीव सप्ताह इंपोर्टेंट है, ये मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर को। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को इसका घोषित किया गया था 2010 में, इसलिए हाँ गंगा नदी डॉल्फिन 2005 में किया था क्या? एक बार देख लेना, 2009-10 में किया गया था। गंगा नदी के डॉल्फिन को घोषित किया गया था, इसलिए 5 अक्टूबर के, 5 अक्टूबर को मानते हैं हम लोग डॉल्फिन दिवस, गंगा रिवर डॉल्फिन डे। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस, ये मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विद्यजनों का दिवस मनाया जाता है आपका 1 अक्टूबर को, ठीक है। और विश्व पर्यटन दिवस सबसे इंपॉर्टेंट है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। इसी के साथ हमारा जो ये अक्टूबर महीने का जो करंट अफेयर यहाँ पे खत्म हुआ। इस साथ हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे नवंबर महीने करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और आपको अच्छा लगा हो तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए गुड नाइट।